मोस्टली सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स लॉ में कॉन्सेप्ट्स तो समझ लेते हैं, बट एग्जाम में मार्क्स नहीं ला पाते ड्यू टू इम्प्रॉपर प्रेजेंटेशन, वीक लीगल लैंग्वेज और इनकरेक्ट स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर्स। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आंसर राइटिंग फॉर्मेट एंड द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर जनरली आस्क्ड फ्रॉम यूनिट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर आप भी अपनी आंसर प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना चाहते हो और लॉ एग्जाम में बेटर स्कोर करना चाहते हो तो एनरोल करें मेरे सीए फाउंडेशन लाइव राइटिंग प्रैक्टिस बैच में बाय विजिटिंग माय वेबसाइट capreetyagarwal.com। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। A very good evening to all my dear students. Welcome to the writing practice lecture of CA Foundation Law with me CA प्रीति अग्रवाल। आज का जो हमारा यूनिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है बिकॉज इट्स वेरी वास्ट, पहली बात तो, एंड इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, आ भी सकते हैं। तो कल मैंने आपको एक स्टडी लीव दी थी, उसका रीज़न यही था कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके आओ। देखो, बिना रिविजन के ना हमारे इन सेशंस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सिर्फ मैं ही बताऊं हाँ ये लिखना है फिर वो लिखना है और आप बोलोगे हाँ मैम ठीक है अभी हम लिख के भेजेंगे। नहीं, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट थिंकिंग कि अगर ये क्वेश्चन आया है तो मुझे कैसे समझेगा कि कौन से प्रोविजंस अप्लाई होंगे। अच्छा, प्रोविजंस में कितना लिखना है, एनालिसिस में कितना लिखना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो क्या लिखना चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आफ्टर मे बी 1 or 2 मोर सेशंस आप मुझे आके बोलो कि मैम अभी हमको पूरी क्लैरिटी आ गई है कि कैसे लिखना है, कितना लिखना है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, ये हम अभी समझ सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपका वो स्टेज आ जाए और उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ओके, तो एक बार हमारा यूनिट 3 हो गया तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे प्रोविजंस हो जाएंगे। देन वी विल स्टार्ट विद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो ब्रीच, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो स्केड्यूल आपके पास ऑलरेडी है, तैयारी करते रहो। इस बहाने से आपकी रिविजन भी हो जाएगी और राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर जब आप टेस्ट लिखने बैठोगे ना तो आपको लगेगा मैम ऐसे लग रहा था राइटिंग प्रैक्टिस में ही बैठे, न्यू क्वेश्चन से अभी हमें डर नहीं लगता। ओके, चलो इसी नोट पे लेट अस डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। पहले आप खुद रीड करो, और मैंने क्या किया ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइनर के ऊपर मैंने क्वेश्चन डाले हैं, फिर फ्री कंसेंट पे क्वेश्चन डाला है, एंड देयर इज वन क्वेश्चन ऑन डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसपे डिफरेंस बिटवीन भी आते हैं। अच्छा, यूनिट 3 में आपको सारी डेफिनेशंस लर्न करके जानी है, बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें वो क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, डिफाइन कोअर्जन, और फिर एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, और फिर केस बेस्ड आएगा। तो आप है ना यहाँ पे लिख लो द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये चैप्टर जब भी आप रिवाइज करोगे तो ये इंटेंशन से करना है कि ये चीजें आती है एग्जाम में तो मुझे इन पे ध्यान देना है। सो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, कि यूनिट 3 में से क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो माइनर, ओके, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 68। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेक्शन 68। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। अब मैंने आज के हमारे राइटिंग प्रैक्टिस में सेक्शन 68 को नहीं लिया है, सिंपल रीजन यही है कि कुछ अलग लेते हैं ना। अब इस पे तो हर बार क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इस पर हर बार क्वेश्चन आते हैं, बट व्हाट इफ दिस टाइम इंस्टीट्यूट डिसाइड्स कि नहीं कुछ नए पे क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैंने कुछ नया कॉन्सेप्ट लिया है यहाँ पे जो जनरली स्टूडेंट नहीं करके जाते हैं, तो इस बहाने से वो राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन माइनर और सेक्शन 68 पे मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो फ्री कंसेंट वाला जो चैप्टर है आपका, फ्री कंसेंट। ठीक है, इस पे क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस पे मोस्टली तो केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस आते हैं,
और ना आपको डेफिनेशंस लर्न करके जानी है इसमें, सारी डेफिनेशंस, कोअर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मिस्टेक पे नहीं पूछते, उसकी तो सिंपल डेफिनेशन, इट्स एन एरोनियस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग, उस पे नहीं आते क्वेश्चंस, लेकिन इस पे आते हैं। ओके, तो ये आपको लर्न करके जाना है। फिर जो थर्ड पार्ट है, जो वॉइड एग्रीमेंट वाला पार्ट है, एग्रीमेंट्स विच आर एक्सप्रेसली वॉइड, एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो इसमें जो एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एग्रीमेंट्स अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, इसमें ना दे विल आस्क यू केस बेस्ड क्वेश्चंस, और इसमें भी केस बेस्ड ही आएगा मोस्टली। इसमें केस बेस्ड आ सकता है, फ्री कंसेंट पे, डिफरेंस बिटवीन, और डेफिनेशंस पे क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन में दे विल नॉट से डिफाइन कोअर्जन एंड दैट्स इट, डिफाइन कोअर्जन प्लस केस बेस्ड, व्हाट इज मिसरिप्रेजेंटेशन प्लस केस बेस्ड, ऐसे कॉम्बिनेशन में आएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन तो आएगी, प्लस उसमें वो लोग केस बेस्ड भी ऐड कर देंगे। वॉइड एग्रीमेंट में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्रीमेंट्स विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इस पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फिर सेक्शन 27, 28, 29, 27 is agreements in restraint of trade, 28 is in restraint of legal proceedings, 29 is uncertain agreement, सेक्शन 30 वेजरिंग, और उसमें से ना थ्योरी आती है, तो इस पे सबसे पहले थ्योरी क्वेश्चन आता है, और फिर इफ दे डोंट वांट टू आस्क थ्योरी तो केस बेस्ड भी आ सकता है। इन पे केस बेस्ड ही आता है, बट राइटिंग एक्यूरेट थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि इनकी फ्रेमिंग केस बेस्ड वाली होती है, लेकिन इस पे वो लोग ना थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे केस बेस्ड ही आता है, और अच्छे खासे क्वेश्चंस आए भी हैं और आ भी सकते हैं, इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये जो यूनिट 3 है, इसमें दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, यू कैन नॉट मिस देम। ऑलराइट, आई जस्ट वेट फॉर 2 minutes, आप ये लिख लो नोटबुक में या किसी में लिख लो, प्लीज मेक अ फाइल, एंड जो भी मैं आपको पीडीएफ से भेजती हूँ उसका प्रिंट आउट लो, फाइल करो। देर इज अ नोट पैड विच यू गेट, ओके, एक ब्लैंक नोट पैड आता है विथ वो परफोरेशन भी रहती है टू टेयर इट, और साइड में होल्स रहती हैं, आपको बस वो नोट पैड में वो प्रिंट आउट लेना है और उसको फाइल कर देना है, जो भी ये नोट्स लिख रहे हो ना आप मेरे साथ साथ। तो व्हाट यू विल डू, पीडीएफ जो भेजा है मैंने आपको उसका आप प्रिंट आउट लोगे, उसको एक फाइल में डालोगे, और बीच बीच में जो मैं आपको ये नोट्स लिखवाती हूँ वो भी आप उसी फाइल में लिखोगे, मतलब फाइल करोगे। डोंट मेक अ नोटबुक, ओके, डोंट प्रिपेयर अ नोटबुक फॉर दिस राइटिंग प्रैक्टिस बैच, प्रिपेयर अ फाइल। ओके, तो पीडीएफ यू विल फाइल जिसमें आपने खुद आंसर्स लिखे हैं, मॉडल आंसर्स भी हैं, और ऐसे जो नोट्स मैं लिखवाती हूँ वो भी बीच बीच में, वेर एवर रेलिवेंट जस्ट कीप फाइलिंग इट। ओके, so I'll just wait for 2 minutes, write this quickly.
Done writing? Okay. Chalo, let us begin our discussion for today. Yes, I want you to answer. All right? नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपके जो नोट्स है ना वो देखो, उसमें से रिफर करके मुझे सेंटेंसेस बताओ, बट ट्राई टू फाइंड एंड गो थ्रू दोज थियोरी पॉइंट्स राइट नाउ. ऑलराइट, चलो ये लिख लिया हमने. डिफरेंस बिटवीन सारे करने हैं आपको. फ्री कंसेंट में जो कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस या फिर फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस, यू हैव टू स्टडी ऑल. ऑलराइट, लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. पहले आप रीड करो एंड यू विल टेल मी कि कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा एंड कौन से वर्ड्स हैं जो आपको हिंट देते हैं कि हाँ ये सेक्शन अप्लाई होगा एंड ये प्रोविजन पे क्वेश्चन बेस्ड है. ओके, सो रीड द क्वेश्चन. यू हैव टू टेल मी टू थिंग्स. वन, सेक्शन नंबर जो एप्लीकेबल है. सेकेंड, कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है और कौन से वर्ड्स ने आपको वो हिंट दिया. This is just a 2-mark question. Tell me the section number. Okay. Okay. Section number 11. Competency of parties. All right. Section 11 is competency of parties who are capable of entering into contract. Major person, person of sound mind, and someone who is not disqualified. If you are unable to remember the section number, अगर आपको लगता है कि मैम सेक्शन नंबर तो मेरे बस की बात नहीं है, at least remember section 11 from this chapter. सेक्शन 11 बात करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज. कौन है केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? मेजर पर्सन, पर्सन ऑफ साउंड माइंड एंड अ पर्सन हु इज नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग. यहां पर कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, दो चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू अ माइनर, एंड यस आप रेटिफिकेशन का भी पॉइंट लिखोगे यहां पर. हिंट में क्या आया कि एक तो वो 17-year-old डॉटर है, ठीक है, तो 17-year-old डॉटर है, माइनर है ये. द कंपनी रजिस्टर्ड द ट्रांसफर विदाउट वेरीफाइंग हर एज. तो ट्रांसफर टू अ माइनर के क्या प्रोविजंस है वो लिखने पड़ेंगे. ट्रांसफर के जो प्रोविजंस हैं, ट्रांसफर टू अ माइनर की शेयर्स फुली पेड अप होने चाहिए, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए उस पे, एंड इट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर. यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, फुल्ली पेड अप शेयर्स होने चाहिए ना, लेकिन ये केस में द कंपनी इशूड अ कॉल फॉर द रिमेनिंग कैपिटल बट शी रिफ्यूज टू पे, क्लेमिंग दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड. तो ट्रांसफर में वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स
इज दैट द शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप, तभी आप वो माइनर के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो, अदरवाइज ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। तो ट्रांसफर के प्रोविजंस होने चाहिए दैट यस माइनर, आपको ना 2-3 चीजें लिखनी है ट्रांसफर की प्रोविजंस में। आपको क्या लिखना है ट्रांसफर में, दैट minor cannot become a member by allotment. Okay, allotment to a minor is void, but he can become a member by transfer. और ट्रांसफर किसका होना चाहिए? फुल्ली पेड अप शेयर्स का। यस, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जब आप ये क्वेश्चन पढ़ते हो। क्यों आना चाहिए? क्योंकि देखो, अगर वो आपको स्ट्राइक नहीं हुआ ना कि फुल्ली पेड अप होने चाहिए, फिर आपको इस पे आंसर करने नहीं होगा। ये क्वेश्चन में क्या है, दैट कॉल इज मेड एंड शी रिफ्यूज टू पे, मतलब जो शेयर्स ट्रांसफर किए गए थे वो पार्टली पेड अप शेयर्स थे, वो तो कर ही नहीं सकते। पार्टली पेड अप शेयर्स तो ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। माइनर इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू पे द कॉल मनी। तो कैन शी रिफ्यूज? यस। तो ये स्ट्राइक होना चाहिए आपको, ठीक है। और आपने क्या लिखा है? रेटिफिकेशन, हाँ वो होगा। शी डिड नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन अटेनिंग मेजोरिटी, शी हैज रैटिफाइड, ये वर्ड तो दिया हुआ है यहां पर, तो रैटिफाई वर्ड दिया हुआ है, तो इस पे कमेंट करना है आपको, ठीक है। तो यस, ये सब आपको स्ट्राइक करेगा एंड मेंटली आपका आंसर फ्रेम हो जाएगा कि 17-year-old डॉटर है तो माइनर के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। ट्रांसफर है, फुल्ली पेड अप होना चाहिए, यहाँ पे पार्टली पेड अप है तो हमको इसके बारे में कमेंट करना है। एंड यहाँ पे रेटिफिकेशन का मेंशन है तो मुझे इसके बारे में भी लिखना है। नाउ यू टेल मी कि ट्रांसफर से रिलेटेड क्या प्रोविजंस लिखेंगे हम, देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग द आंसर ऑन योर ओन। बोलो, ट्रांसफर से रिलेटेड क्या प्रोविजंस लिखोगे आप? मैंने बताया आपको, डिस्कस किया, बट आई वांट यू टू स्टिल राइट। एंड व्हाट अदर थिंग्स कैन यू राइट कि एग्रीमेंट विद माइनर वेदर वैलिड है या वॉइड है, कोई केस लॉ है क्या जो आप लिख सकते हो, वो बताओ। चलो, यू कैन रिलाई ऑन योर नोट्स, अगर याद नहीं है कोई बात नहीं, आंसर करना जरूरी है। प्रोविजंस में क्या लिखोगे बताओ? टू मार्क्स का ही है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। हम 3 चीजों के बारे में लिखेंगे। 17-year-old डॉटर है तो कमेंट करो वेदर माइनर इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोविजंस लिखो और रैटिफिकेशन। तो 3 पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, तीनों पे आपको प्रोविजंस लिखने हैं। वेरी गुड। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये मेंशन करेंगे। तो प्रोविजंस में आप क्या लिखोगे? सेक्शन 11 का मेंशन करोगे, फिर लिखोगे एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड। 2 मार्क्स का ही है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है आपको, टू द पॉइंट लिखना है। एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड, और यहां पर आप केस लॉ लिखोगे मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। स्पेलिंग्स पे ध्यान दो, ठीक है। तो मैंने कमेंट कर दिया इसके बारे में। फिर ट्रांसफर के प्रोविजंस क्या लिखेंगे हम? माइनर कैनॉट बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी बाय अलॉटमेंट, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड टू अ माइनर, एनी अलॉटमेंट in favor of minor is void. However, minor can become a member
by transfer of, very important, fully paid up shares in favor of minor, जहां पर उसकी और कोई ऑब्लिगेशन नहीं है लेकिन शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। फिर ट्रांसफर डीड विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर बाय हिज गार्डियन, वो लिखना है तो लिख सकते हो। रैटिफिकेशन इज नॉट वैलिड ऑन अटेनिंग majority. Once void, always void. The contract when it was entered during minority, it was void. So that cannot be converted into valid upon attaining majority. इतना नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, 2 मार्क्स का ही है, ये लिख के छोड़ दो, बाद में एनालिसिस में लिखेंगे। ठीक है, तो प्रोविजंस हमने फ्रेम कर लिए। ऑलराइट, चलो लिखें अभी। For some students, this is the first lecture, so I will write the full answers for you. फिर एक हाथ क्वेश्चन आप खुद आंसर करोगे, ठीक है? स्टार्टिंग का मैं लिखूंगी, फिर आप लिखना। ऑलराइट, तो ये अभी हम लिखें। अभी 3 पॉइंट्स थे, मैंने तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया। चलो अभी लिखते हैं। प्लीज राइट अलॉन्ग विद मी। क्या लिखेंगे हम? सेक्शन 11। कैसे स्टार्ट करेंगे? एज पर सेक्शन 11 या फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11। कौन से एक्ट का है वो भी लिखना है आपको। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11। डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं देना है, पहले बैकग्राउंड क्रिएट करना है। शुड वी फॉलो द फॉर्मेट प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन राइट नाउ? नहीं, 2 मार्क्स है तो आपको ये हेडिंग्स लिखने की जरूरत नहीं। ऑल्दो मैंने यहाँ पे मॉडल आंसर में आपको लिख के दिया, जस्ट टू शो यू कि कितने पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, आपको हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल वेटेज का क्वेश्चन, बट फ्लो इज गोइंग टू रिमेन द सेम। पहले प्रोविजंस लिखेंगे, फिर थोड़े से फैक्ट्स लिखेंगे, एनालिसिस में सॉल्यूशन देंगे एंड कंक्लूजन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द, फिर कैसे लिखेंगे? इंडियन, इंडियन आई कैपिटल, सी कैपिटल, ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉमा 1872, कॉमा, ठीक है। एनी एग्रीमेंट विद माइनर is void ab initio. 2 मार्क्स का है, इसीलिए आपको रेफरेंस केस लॉ करके ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट में लिख दो केस लॉ मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। फिर क्या लिखेंगे? माइनर cannot become a member of company by allotment, या फिर आप लिख सकते हो शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड इन फेवर ऑफ माइनर, such allotment is void. However, fully paid up shares can be transferred in favor of a minor. हमने 3 चीजें आइडेंटिफाई की थी, 2 पे तो हमने कमेंट कर दिया, अभी तीसरा है रैटिफिकेशन। एनी एग्रीमेंट
entered by minor during minority cannot be ratified by him on attaining, see the words that I'm using, majority, attaining, okay, any agreement entered by minor during minority cannot be ratified by him on attaining majority. इतना sufficient है. What are the facts? What will you write? A father, इसको briefly लिखो, बहुत briefly. A father gifted है ना, इधर भी देखो पार्टली पेड अप शेयर्स मेंशन किया है, ये भी हिंट होना चाहिए आपको, तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए. अरे पार्टली पेड अप शेयर्स कैसे ट्रांसफर होंगे? दिस इज ऑल्सो हिंट. ये तो हो ही नहीं सकता. अ फादर गिफ्टेड पार्टली पेड अप शेयर्स to his minor daughter. Daughter refused to pay the call money. बस इतना ही केस है. केस उतना ही है कि वो कॉल मनी नहीं दे रही है. कंपनी बोलता है क्योंकि तुमने मेजॉरिटी पे रेप्यूडिएट नहीं किया, इसका मतलब है तुमने रेटिफाई कर लिया. ऐसे थोड़ी ना होता है. वो रेटिफाई कर ही नहीं सकती. कंपनी बोलती है नहीं नहीं, तुमने मेजॉरिटी होने पे कैंसिल भी तो नहीं किया ना, तो इसका मतलब तुमने कंफर्म कर दिया, अभी पैसे दो. हम बोलते हैं वो देगी ही नहीं, वो तो माइनर है. और वैसे भी ये पार्टली पेड अप शेयर्स है, वो तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता. कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, तुमने ट्रांसफर किया ही क्यों? तो क्या लिखा हमने? पहले प्रोविजंस लिखे, फिर फैक्ट लिखा हमने. अब बताओ एनालिसिस में क्या लिखूं मैं, कैसे फ्रेमिंग करूं, बताओ. दो चीजों को आंसर करना है आपने. क्या ये ट्रांसफर वैलिड है और क्या माइनर रैटिफिकेशन कर सकता है? ये दो चीजों पे आपको आंसर करना है. तो क्या लिखोगे बताओ? Was the initial transfer in favor of minor, initial transfer of partly paid up shares in favor of minor valid? उस पे कमेंट करना है आप. तो आप क्या लिखोगे इधर? द इनिशियल ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स लिखना है ना. ट्रांसफर किसका है? द इनिशियल ट्रांसफर ऑफ partly paid up shares in favor of minor is void. ये void है. Hence call money cannot be recovered
फ्रॉम माइनर, क्योंकि वो वॉइड है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। ये कमेंट किया हमने। फिर रेटिफिकेशन पे कमेंट करना है, क्या लिखेंगे हम? Since the initial transfer is void, it cannot be ratified. क्योंकि अरे आप कंफर्म तो तभी करोगे ना जब मेन एग्रीमेंट वैलिड होगा। जब मेन एग्रीमेंट ही वॉइड है तो वो कैसे कंफर्म करोगे? यू कैनॉट कन्वर्ट वॉइड टू वैलिड ना। इट कैनॉट बी रैटिफाइड बाय माइनर on attaining majority. Yes. अब क्या पूछा है एंड में? तो ये मेरा एनालिसिस हो गया। अब एंड में क्या पूछा है? इज ही लायबल एज अ मेंबर? हेंस minor daughter is not liable as a member. किसके लिए? फॉर अनपेड कॉल्स। अब ये आपकी मर्जी है, आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो। अगर माइनर लायबल नहीं है तो कौन लायबल होगा? यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो ना। इफ माइनर इज नॉट लायबल, ट्रांसफर तो वैलिड हुआ ही नहीं। So in this case, the original owner, that is father, he will be held liable to pay the call money. वो भी लिख सकते हो आप। Father, he is the original owner. Can be held liable to pay the call money as he is still the owner of those shares. Did you notice something? I was very technical when I wrote the provisions. फिर मैंने थोड़ा थोड़ा अपने ओन वर्ड्स में यहां पर लिखा, विच इज ओके। यू हैव टू राइट द प्रोविजंस इन टेक्निकल एंड लीगल लैंग्वेज। एनालिसिस में थोड़ा ओन वर्ड्स, थोड़ा टेक्निकल लीगल लैंग्वेज में आप कंबाइन करके लिख सकते हो। अब कोई स्टूडेंट मेरे साथ आर्ग्यू करते हैं, मैम आपने तो बहुत लिख दिया है फॉर अ 2 मार्क क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू शो यू ICAI। अभी मेरे पास इधर नहीं है। आई जस्ट शो यू कि ICAI ने अभी के जो एग्जाम था ना, Jan 26, में आई जस्ट शो यू द लेंथ। उन्होंने कितना लिखा है 2 मार्क्स के लिए? जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये देखो, हमको लगता है ना कि ये तो बहुत ज्यादा लिखा है। देखो इंस्टीट्यूट ने भी उतना ही लिखा है। सी दिस इज द सजेस्टेड आंसर। कैन यू सी? ये तो 7 मार्क्स है, ये 2 मार्क्स है ना। सी सी का फर्स्ट इज ऑफ 2 मार्क्स।
ये देखो इन्होंने भी लिखा है सी का जो 2 है ट्रांसफरी के बारे में, वही है ना, सी का 1 है, सॉरी C1। ये देखो दैट्स अ थ्योरी क्वेश्चन, इतना लिखा है उन्होंने 1 के लिए। और ढूंढते हैं केस बेस्ड में कितना लिखा है, देखो ये सब 2 मार्क्स 2 मार्क्स, चलो क्वेश्चन 2 का दिस इज 2 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 3 मार्क्स, ठीक है। ये देखो दिस इज ऑफ 2 मार्क्स, तो उन्होंने ऑल्टरनेट आंसर में कितना लिखा है, देखो दिस इज 3 मार्क्स। ये भी 3 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स, सब उतना ही है, 3 मार्क्स 2 मार्क्स। सी दे हैव ऑल्सो रिटन 4 पैराग्राफ्स, तो इधर भी लिखे हैं इन्होंने, यहां पर भी इन्होंने देखो सेक्शन 6 में, ये भी 2-3 मार्क्स का ही है, 3-4 पैराग्राफ्स तो इधर भी लिखे हैं ना इन्होंने। तो ऐसा नहीं है 2 मार्क का, सी दिस, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी का, ये तो आधा पेज से ज्यादा, तो 1 पूरा पेज इधर लिख दिया इन लोगों ने। स्मॉल कंपनी का भी 2-3 मार्क का ही क्वेश्चन है, फिर भी उन्होंने पूरा लिखा है। तो दिस डजंट मीन कि 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 4 लाइन में लिख के खत्म कर देना है। इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट्स कि आप सब्सटैंशियली कुछ लिखो, तो वी ऑल्सो हैव टू मेंटेन दैट लेंथ। ये देखो इतना सफिशिएंट है,